बताया था दुग्ध काल, वेरी गुड। दुग्ध काल, एक थी शुष्क काल, और कौन कौन सी थी? गर्भकाल, यही था। सर्विस पीरियड नहीं बताई मैंने, है ना। गर्भधारण काल हो गया। चलिए अगला था गर्भधारण काल। नहीं, इन्हीं में डेफिनेशन जो है ना, ये गर्भधारण काल। अब इसमें एक और डेफिनेशन है जो है प्रसव अंतराल, ये नहीं बताई मैंने, है ना। तो आज अपन बात करने वाले हैं प्रसव अंतराल की, ठीक है। तो देखो नाम से ही क्या पता चल रहा है, प्रसव अंतराल। तुम्हें पता है प्रसव क्या होता है? प्रसव तो पता ही है तुम्हें क्या होता है। जब गाय जो है वो बछड़े को जन्म देती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। और यहां पर क्या बोल रहा है, प्रसव अंतराल, यानी कि दो प्रसव के मध्य का जो समय काल होता है, दो प्रसव के मध्य का समय काल जो होता है, उसी को अपन क्या कहेंगे, प्रसव अंतराल कहेंगे। तो क्या हो गया, देखो डेफिनेशन जो है वो इसकी होती है कि दो प्रसव के मध्य का समय अंतराल क्या कहलाता है, प्रसव अंतराल कहलाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं काविंग इंटरवल। काविंग क्या होता है, प्रसव, ठीक है। इंग्लिश में काविंग जो होता है वो क्या होता है, प्रसव, और प्रसव अंतराल यानी काविंग इंटरवल, काविंग इंटरवल, ठीक है। तो अब अपन देखने वाले हैं कि प्रसव अंतराल पे क्या क्वेश्चन बन सकता है। प्रसव अंतराल तो तुम्हें समझ में आ गया। प्रसव अंतराल क्या होता है कि दो प्रसव के मध्य का समय अंतराल जो होता है उसको अपन प्रसव अंतराल बोलते हैं। लेकिन इस पर और क्या क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो देखिए प्रसव अंतराल जो है वो किन किन चीजों का योग होता है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि ये हुआ है प्रसव प्रथम, पहली बार बछड़ा हुआ, उसको अपन ने क्या नाम दे दिया, प्रसव प्रथम। और इसके बाद में यहां पर अपन ले लेते हैं प्रसव सेकंड। तुम्हें यह पता है कि पहले प्रसव के कितने दिन बाद में जो है वो वापस सर्विस करवाई जाती है, गर्भधारण कब करवाया जाता है वापस, 2 से 3 महीने के बाद, ठीक है। लगभग क्या होता है, देखो 2 महीने बाद में तो हीट में आती है। जो जिनके गाय भैंस रखी हुई है उनको पता है कि भाई 2 महीने तक तो वो हीट में ही नहीं आती। अब 2 महीने बाद वो हीट में आएगी। हीट में आने के बाद में वो क्या होता है कि बोलती कब है, लगभग तीसरे महीने के आसपास, यानी कि तीसरा महीना जब खत्म होने वाला होता है उस टाइम में वो क्या होती है, वो अंडोत्सर्जन करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रसव फर्स्ट के लगभग जो है वो 70 to 90, 70 से 90 दिन बाद में जो है वो वापस से क्या करवाया जाएगा, गर्भाधान, ठीक है। अब वो प्राकृतिक गर्भाधान भी हो सकता है और वो कृत्रिम गर्भाधान भी हो सकता है, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था। अब प्रसव फर्स्ट के बाद में क्या हो गया, गर्भाधान। अब गर्भधान के बाद में क्या होता है, 9 माह और 11 दिन बाद क्या होगा, दूसरा प्रसव होगा। क्या बताया मैंने, देखो प्रसव प्रथम के बाद में क्या होगा, गर्भाधान, और गर्भाधान के बाद में कितना होगा, प्रसव द्वितीय। अब मुझे बताओ दो प्रसव के मध्य का समय अंतराल कितना होता है, खुद कैलकुलेट करके बताओ, खुद लगभग बताओ कि कितना हो सकता है। 11.5 महीने। देखो अगर तुम देखोगे 70 से 90 दिन का मतलब हो गया 2 महीने और 20 दिन, और 9 महीने और 11 दिन, तो 20 और 10 कितने हो गए, 30, और 9 और 2 11, 11 और 30 का मतलब क्या हुआ, 1 महीना पूरा। यानी कि लगभग जो होता है, ध्यान रखना, दो प्रसव के मध्य का समय अंतराल लगभग कितना होता है, 12 महीने, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, दो प्रसव के मध्य का समय अंतराल कितना होता है, 12 महीने। और ये 12 महीनों की गणना आप कैसे करोगे, तो डायरेक्टली याद रखना, आपको एक फॉर्मूला यहां पर याद रखना है कि प्रसव अंतराल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो काल होता है इसको अपन क्या कहते हैं, सर्विस पीरियड। ये जो काल था 70 से 90 दिन का, उसको अपन क्या नाम देते हैं, सर्विस पीरियड,
प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, गर्भकाल। यानी कि यदि अपन क्या करें, गर्भकाल में किसका योग कर दें, सर्विस पीरियड का, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, प्रसव अंतराल आ जाएगा। सर्विस पीरियड कितना था, 70 से 90 दिन। ठीक है, ये रहा देखो 70 से 90 दिन। और इसके बाद में गर्भकाल जो था वो कितना था, 9 माह 11 दिन, यानी कि लगभग 281 दिन। और इस हिसाब से जो है वो प्रसव अंतराल जो होगा वो कितना आएगा, 12 महीने। ये कैलकुलेशन आपको ठीक ठीक दिमाग में बैठ गई है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि निम्न में से प्रसव अंतराल का सही सूत्र कौन सा है। ठीक है, हालांकि तुम्हें पता है कि पशु परिचर में क्वेश्चन इजी बनेंगे। ठीक है, बट अगर हार्ड बनते हैं एक दो क्वेश्चन तो ये ऐसे ही बन सकते हैं। अपन तो 45 में से 45 क्वेश्चन की लेके चलते हैं, अपने को तो एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, 45 में से 40 और 35 हर कोई करेगा। तुम्हारे साथ बैठने वाला है ना, 35 से 40 क्वेश्चन हो सकता है हर कोई अटेंड करे। आपको तो ये दिमाग में रखना है कि 45 में से 45 सही कैसे करने हैं, और उसके लिए हर चीज को जो है ना वो उतना तो डीप में पढ़ लो जितना जरूरत है। और जरूरत से एक दो ज्यादा भी पढ़ लोगे ना तो भी तुम्हारी दिक्कत कहीं नहीं, ज्ञान तो कहीं नहीं अड़ता। ये ध्यान रखना, ज्ञान तो अपने कहीं नहीं अड़ता। ठीक है, तो अब प्रसव अंतराल का एक सूत्र तो तुम्हें पता चल गया। दूसरा एक और बता रहा हूं मैं कि दूसरा एक और सूत्र जो है वो कौन सा हो सकता है। मुझे ये बताओ, प्रसव प्रथम जो होता है उससे थोड़े दिन पहले तुम्हें पता है क्या था, शुष्क काल। प्रसव फर्स्ट से पहले क्या था, शुष्क काल था। प्रसव से पहले क्या होता है, शुष्क काल। और शुष्क काल के बाद में वापस से क्या हो जाएगा, दुग्ध काल। दुग्ध काल कितने महीने का होता है, 9 महीने का। दुग्ध काल कितने महीने का होता है, 9 महीने का। और शुष्क काल कितने महीने का होता है, वो भी 2.5-3 महीने का होता है। यानी कि 2.5-3 महीने और 9 महीने के आसपास, यानी कितने हो गए, लगभग 12 महीने। तो इसका मतलब प्रसव अंतराल का एक और सूत्र ध्यान रखना, 2 सूत्र हो गए। एक तो तुम्हें यह पता चल गया, अब दूसरा सूत्र एक और याद रखना। देखो, प्रसव अंतराल का एक और सूत्र होता है कि दुग्ध काल प्लस शुष्क काल। दुग्ध काल प्लस शुष्क काल जो होता है वो भी क्या होता है, प्रसव अंतराल होता है। तो याद रखना, 2 फॉर्मूले हो गए, एक तो सर्विस पीरियड प्लस गर्भकाल, और दूसरा क्या हो गया, दुग्ध काल प्लस शुष्क काल। इन सब की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, और इनके मध्य में क्या संबंध है, इनके मध्य क्या रिलेशन है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, लिख लो इसको। क्या आवाज क्लियर है ना। एक चीज कि 2 प्रसव के मध्य का जो काल होता है वो सर्विस पीरियड प्लस गर्भकाल, और दूसरा दुग्ध काल प्लस शुष्क काल, इन दोनों के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आपको यह पूछा जा सकता है कि विभिन्न पशुओं के वैज्ञानिक नाम, इनसे आपके एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो जितने भी पशुधन वाले पशु है उनमें से अपन देखते हैं पशुओं का वैज्ञानिक नाम। किसी को एक आधे पशु का नाम पता है, बताओ। वेरी गुड। चलिए, सबसे पहले तो गाय, क्या होता है, बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस, ठीक है। और भैंस का, भैंस का क्या होता है, बॉस, बॉस ब्यूबेलस। और वेरी गुड, बकरी का क्या हो जाएगा, कैप्रा हिरकस। और ऊंट, वेरी गुड। ऊंट कौन सा, 2 तरह के होते हैं ऊंट, एक तो होता है 1 कुबड़ वाला और एक होता है 2 कुबड़ वाला। 1 मिनट, वेरी गुड। ऊंट जिसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक सबसे पहले 1 कुबड़ वाला। 1 कुबड़ का क्या होता है, कैमेलस डोमेस्टिकस, नहीं। और कोई, कैमेलस सही है। और कोई, 2 तरह के ऊंट होते हैं, एक तो होता है 1 कुबड़ वाला और एक होता है 2 कुबड़ वाला। अपने यहां पे कौन सा होता है, और जो अरेबिया में होता है वो कौन सा होता है, 2 कुबड़ वाला। ठीक है, तो 1 कुबड़ वाला जो होता है उसका कैमेलस, कैमेलस ड्रोमिडेरियस। ठीक है, कैमेलस ड्रोमिडेरियस, डोमेस्टिकस नहीं है वो, क्या है, ड्रोमिडेरियस। और दूसरा होता है जिसमें 2 कुबड़ होते हैं,
तो जो 2 कुबड़ वाला होता है वो कौन सा होता है? कैमेलस बैक्टीरियंस। चलो कुत्ता बिल्ली ये भी बता दो। कुत्ता और बिल्ली तो मेरे हिसाब से आपने 9-10 नहीं पढ़ लिया था, बताओ फिर। अरे बड़ा आसान है, बताओ। कैनिस फैमिलियरिस, कुत्ते का नाम तो क्या होता है? कैनिस फैमिलियरिस। दूसरा बिल्ली, बिल्ली का बताओ। बिल्ली का होता है फैलिस। ये 2 चीजें याद रखना, बाई चांस हो सकता है ये फैमिलियरिस वगैरह तुम्हें नहीं दे, बट तुम्हें ये दे सकते हैं कि निम्न में से कौन सा कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है, और केवल कैनिस ही दे दे, क्योंकि आपके पेपर का लेवल जो है ना वो पहले ही लिखा हुआ है कि सेकेंडरी लेवल रहेगा, यानी कि बहुत आसान रहेगा। ठीक है ना, तुम इतना सोच रहे हो ना, हार्ड क्वेश्चन तुम्हें 150 में से मुश्किल से है ना 20 ही मिलेंगे, 20 भी नहीं 15 टोटल जो 150 में से, यानी कि यहां 45 में से कोई 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टफ वाले होंगे, और वो 5-10 क्वेश्चन जो होते हैं वो रैंक डिसाइड करते हैं। बाकी सारे जो क्वेश्चन होंगे वो लगभग इजी होंगे, है ना। आप थोड़ा थोड़ा अगर ऊपर का भी पढ़ लोगे ना तो भी तुम्हारे 30-35 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे, ये मैं तुम्हें कह रहा हूं, क्योंकि अभी तक तुमने पशु परिचर या पशुधन से संबंधित कोई एग्जाम दिया नहीं है। दिया है क्या किसी ने? हमने दिलवाया बहुत है, इसलिए हमें पता है पेपर का लेवल क्या रहता है। इससे पहले पशुधन सहायक की जो भर्ती थी 2016, 2018 और इसके बाद में 2022 सॉरी, ठीक है, इन सब में जो है मैंने पढ़ाया हुआ है, तो मुझे पता है कि लेवल ये क्या रखते हैं। इनका लेवल हमेशा क्या रहता है, एक चीज याद रखना, हमेशा सेकेंडरी लेवल बोला हुआ है तो आरपीएससी या आरएसएमबी बोर्ड कभी भी जो है वो लेवल से ऊपर नहीं जाती, और लेवल से ऊपर वो जाएगी सिर्फ 5-10 क्वेश्चन में, जहां पर उनको पता है कि भाई ये अगर 5-10 क्वेश्चन कोई करेगा ना तो इसका मतलब वो रैंक डिसाइड करेगा। ठीक है ना, तो अपने दिमाग को है ना वो थोड़ा खोल के रखो। ऐसा नहीं है कि कोई चीज जो है वो नहीं याद हो रही तो नहीं पढ़ना है, ऐसा कभी मत करना। उसको है ना कुछ जुगाड़ बिठा लेना दिमाग में, है ना। जैसे अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि कुत्ता जो है वो कैनिस, अगर आपने याद कर लिया इसका, तो कैनिस के बाद में फैमिलियरिस याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये याद कर लो कि कुत्ता का क्या हो गया, साइंटिफिक नेम कैनिस हो गया। ठीक है, अब बिल्ली का जो होता है वो क्या होता है, फेलिस डोमेस्टिकस। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है बिल्ली का, फेलिस डोमेस्टिकस। ठीक है, इसके अलावा घोड़े का बताओ, घोड़े का पता होना चाहिए, बताओ। घोड़े और गधे दोनों को बता दो। घोड़े का होता है इक्वस, इक्वस कैबेलस, ठीक है, और गधे का जो होता है वो होता है इक्वस एसिनस। भेड़ बकरी हो गया, बकरी हो गया, भेड़ का बता दो। वेरी गुड, भेड़ का पता है तुम्हें। भेड़ जो होता है इसका क्या होता है, ओविस एरिस, ओविस एरिस। अब देखो इसमें से इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट है गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट भी इंपोर्टेंट है। बाकी तुम्हें कोई नहीं पूछेंगे, हो सकता है घोड़े का पूछ ले तो, बाकी इंपोर्टेंट जो है वो गाय, भैंस, बकरी, ऊंट और भेड़। ठीक है ना, तो ऊंट का जो है ना वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके जो एलएसए के एग्जाम होते हैं इनमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, कि 1 कुबड़ वाला कौन सा होता है, 2 कुबड़ वाला कौन सा होता है। 1 कुबड़ वाले का तो ड्रोमिडेरियस होता है, और 2 कुबड़ वाले का क्या होता है, बैक्टीरियंस। ठीक है ना, जहां पर डो लिखा हुआ है ना, ड्रो, वहां पर 2 कुबड़ नहीं है, ये याद रखो। वहां पर कुबड़ कितना है, 1 ही है। ठीक है ना, जो ड्रॉ लिखा हुआ है वहां पर तो कुबड़ है 1, और दूसरे वाले में जो है बे, बे वाले में कितने हैं, 2। मारवाड़ी में बे होता ना, जानते हो ना, 1 बे, बे मारवाड़ी में क्या होता है, 2। तो यहां पर बे वाला जो है उसमें कितने कुबड़ है, 2 कुबड़ है। ठीक है ना, तो ये सबके साइंटिफिक नेम याद रखने हैं आपको। इनमें से आपके 1, 2, 3, 4, 5वां और 6ठा यहां से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस है। ठीक है, लिख लो। ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, ड्रेसिंग वो नहीं है यूनिफॉर्म वाली अपने कपड़े वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। लिख लिया ये सब, चलो। तो देखो ड्रेसिंग परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ड्रेसिंग एक्चुअल में क्या होता है कि जब किसी भी पशु से उसका मांस प्राप्त किया जाता है तो उस मांस का
उसके शरीर के भार का जो अनुपात होता है या उसका जो प्रतिशत होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, ड्रेसिंग परसेंटेज बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग परसेंटेज। तो याद रखना ड्रेसिंग प्रतिशत जो होता है वो क्या होता है, ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, उसका चमड़ा वगैरह निकाल करके, और उसका जो मीट जो होता है, उसका जो मांस होता है, उसका जो भार होता है या उसका जो अनुपात या उसका प्रतिशत होता है, उसको अपन क्या कहेंगे, ड्रेसिंग प्रतिशत। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो है ड्रेसिंग प्रतिशत, या फिर अगर आपसे ये पूछा जाता है ड्रेसिंग प्रतिशत को हिंदी में, तो वो उसका क्या होता है, मांस प्रतिशत, कि मांस का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो पशु के मांस का उसके शरीर के भार के साथ अनुपात क्या कहलाता है, ड्रेसिंग प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखिए इसमें, सबसे पहली चीज इसमें क्या है कि हम हर एक में देखेंगे कि किसके मांस को क्या कहा जाता है। आप जो है वो हमेशा एक ही चीज कहते हैं, मीट। ठीक है ना, अब मीट, सिर्फ मीट का मतलब गाय का, भैंस का, बकरी का, भेड़ का, सुअर का और मुर्गी, मुख्यतः यही खाया जाता है। ठीक है, जो लोग खाते हैं उनमें मुख्यतः इन्हीं का जो है, इन्हीं पशुओं का जो है मीट खाते हैं। अपने राजस्थान में गाय भैंस का नहीं खाया जाता, लेकिन अगर आप केरल साइड में जाओगे तो वहां पे ये मुख्य रूप से खाया जाता है। ठीक है, अपन तो मानते हैं कि भाई गाय हमारी माता है, लेकिन वहां पे नहीं मानते हैं। ठीक है, वहां पता नहीं क्या मानते हैं, मौसी वौसी मान लेते हैं, पता नहीं क्या मान लेते हैं। ठीक है ना, तो वो वहां पर जो है ना वो गाय और भैंस, यूपी में तुम्हें पता हो तो योगी आने के बाद में जो है वो भैंस का मीट जो है वहां पर मिलना बंद हुआ था, गाय का मीट मिलना बंद हुआ था। बाकी तो उससे पहले जो है वो लखनऊ की गलियों में मिलता था, है ना। अभी केरला में सबसे ज्यादा, केरला, वायनाड, ये तमिलनाडु, ये इलाका जो है ना साउथ वाला, वहां पर सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो किसके मीट को क्या कहा जाता है और उसके भार का कितना प्रतिशत मीट बनता है, तो उसमें ध्यान रखना। सबसे पहले तो बकरी के मीट को क्या कहते हैं, चिवॉन। वेरी गुड, तो याद रखना बकरी के मीट को कहा जाता है चिवॉन। क्या कहा जाता है, चिवॉन। अब ये तुमने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, जिसने सुना है वो तो अच्छी बात है। चिवॉन जो होता है ना वो कहा जाता है, एक ने सुना था बच्ची ने। चिवॉन जो होता है वो क्या होता है, बकरी के मांस को कहते हैं। ठीक है, और उसका जो है वो कितना प्रतिशत जो है वो ड्रेसिंग होता है, तो याद रखना 49%। सबसे कम जो है वो इसका ही होता है, कितना होता है, 49%। यानी कि अगर 100 किलो का कोई बकरा है तो उसमें से उसका मीट जो बनेगा वो कितना बनेगा, 49 किलो के आसपास। ठीक है, 49 किलो के आसपास बनेगा। 49% का मतलब ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में दूसरा, भेड़ का तो अपन को पता ही होगा, क्या बोलते हैं, मटन। भेड़ के मांस को क्या बोला जाता है, मटन। अपन बकरी के मांस को मटन बोलते हैं। ठीक है ना, जो जितने भी लोग हैं, अगर तुम कभी दुकान पे जाके बोलोगे ना मटन, तो मटन में वो किसका देगा, बकरे का। जबकि भेड़ का मांस जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, मटन कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो कितना प्रतिशत ड्रेसिंग परसेंटेज कितना होता है, 50। यानी जितना भार होता है उसका आधा क्या हो जाएगा, मटन बन जाएगा, और आधा जो होता है वो चमड़ा उमड़ा सब चीजें जो होती है वो निकल जाएगी। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है गाय। गाय के मांस को क्या कहते हैं, बीफ। वेरी गुड, बीफ बोलते हैं। बीफ जो है वो अभी अपने आसपास के इलाके में, राजस्थान में तो पूर्ण तरह बंद ही है। ठीक है, और यूपी वगैरह में भी अब बंद हुआ है, बाकी इससे पहले यूपी में भी चलता था। तो बीफ जो होता है वो किसका होता है, गाय का मांस। ठीक है, और इसका परसेंटेज कितना होता है, 55%। ठीक है, इसके बाद में चौथा है भैंस। क्या बोलते हैं, बफन, या इसी को बोलते हैं कैरा बीफ। ठीक है, और कितना होता है इसका, 57%। इसका जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 57%। यानी कि 400 किलो अगर के आसपास की गाय है ना, या 300 किलो के आसपास की गाय है, तो उसका जो होता है 55%, यानी कि 150 से भी ज्यादा किलो जो होता है वो उसमें से मीट बन जाता है। इसीलिए जो है वो लखनऊ की गलियों में पहले बहुत फेमस था और बहुत सस्ता भी था। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादातर क्या होते थे, जो दूध दूहने वाले किसान होते हैं वो लास्ट में ले जाकर के इन गाय को
स्लॉटर हाउस में दे देते थे, और स्लॉटर हाउस में देने के बाद में आपने कई सारे वीडियो भी देखे होंगे, फॉरेन में तो बहुत अलाउ है, फॉरेन में बहुत चलता है। ठीक है, इसके बाद में पांचवा जो है, पांचवा जो है वो आ जाता है मुर्गी। और मुर्गी के मांस को तो तुम पता ही है क्या बोलते हैं अपन, हाँ, ये अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा चलता है। ठीक है, हैं? अच्छा याद ही है ये तो, वेरी गुड। और चिकन का फिर बताओ कितना होता है लगभग, परसेंटेज कितना बनता होगा तुम्हारे हिसाब से? 3 किलो के आसपास की मुर्गी होती है, और उसका 2 सवा 2 किलो के आसपास बन जाता है। ठीक है, तो लगभग लगभग जो है वो कितना बन जाता है, 65 से 70% के आसपास। ठीक है ना, तो 65 से 70% जो होता है वो मुर्गी के वेट का जो है वो मांस बन जाता है। ठीक है, और लास्ट जो है, वेरी गुड, और लास्ट जो है वो होता है सुअर, और सुअर के मांस को कहते हैं पॉर्क। ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर उसके बाहर का मांस किससे बनता है तो वो किससे बनता है, 72 से लेकर के 75% तक। यानी कि अगर 100 किलो का सुअर है तो उससे मांस कितना बन जाता है, लगभग 75 किलो के आसपास। और जैसे बकरी को जो है वो गरीबों की गाय कहा जाता है, उसी टाइप से पोर्क को जो है वो गरीबों का मांस कहा जाता है। पोर्क को जो है वो गरीबों का मांस कहा जाता है, और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो लीन क्वांटिटी का होता है, लीन क्वालिटी का होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो फैट सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और सबसे आसानी से मिल जाता है, 50 रुपए 60 रुपए किलो भी मांगोगे ना तो भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको तो अगले दिन जाकर के यूं पकड़ लेना है। तुम्हें बताओ तो, कभी देखा होगा तुमने, कुछ विशिष्ट लोग जो है वो क्या करते हैं, उसको सुअर को जो है वो पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद में स्लॉटर करके बेचो बोले। ठीक है, 50 रुपए किलो के आसपास बिके तो भी 70 किलो कितने हो गए, 7 35 3500 रुपए के आसपास। एक दिन की कमाई 3500 रुपए हो रही तो क्या दिक्कत है। तो बड़ा आसानी से अपने यहाँ पे तो क्या कम खाया जाता है ना। इंडिया में जो है वो पोर्क कम खाया जाता है, लेकिन विदेशों में जो है वो पोर्क बहुत खाया जाता है। अपने तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो बदबू ही सुअर की थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि वो सब कूड़ा कचरा खाता है। ठीक है ना, जैसे एक तो गाय वगैरह जो होती है वो चारा खाती है, मुर्गियाँ जो होती है वो दाना खाती है, बकरी और ये भी जो होती है वो क्या खाती है। और तुम्हें बताओ सुअर क्या खाता है, मांस खाता है सुअर की।